नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पहलगाम हमले के बाद लगातार पूरे देश में रोष देखने के लिए मिल रहा है। आज जुमे के दिन तमाम मस्जिदों और उनके बाहर हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। टीम से कहूंगी कि वो तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर आएं ताकि हम आपको दिखाएं कि सिर्फ वक्फ बिल या अपने किसी मसले को लेकर नहीं, लेकिन जब जब देश की बात आती है तब तब सब एकजुट हो जाते हैं। सब एक साथ एक स्वर में ये मांग कर रहे हैं कि हर कीमत पर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको खत्म करना चाहिए। भारत सरकार को बड़े से बड़े कदम, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देना चाहिए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। जो सीढ़ियां हैं उस पर ये वहां से ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हाथों में तख्ती लिए ये तमाम मुसलमान जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए हैं। पूरा बाजार जो जामा मस्जिद का है वो बंद कर दिया गया है। आसपास के जितने भी बाजार हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। यही नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों, ओखला की बात करें जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी तमाम बाजारों को बंद का आज कॉल दी गई थी, उसको बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, हैदराबाद से लेकर पूरे देश भर में जुमे के बाद हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और सब ने एक स्वर में ये कहा है कि किसी भी कीमत पर इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और यही बात बार बार कही गई है। और ये तख्तियां जो आप देख रहे हैं हाथों में, उनसे भी ये कही गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद की तस्वीर है। काली पट्टी हाथ में बांधकर मुसलमान सड़कों पर निकले और उन्होंने स्वर में स्वर मिलाए तमाम लोगों के और सरकार से इस पूरे मामले पर कड़े कदम उठाने की मांग की है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है जब इस पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश मीडिया लगातार करती हुई नजर आ रही है। मीडिया यानी कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार वो अपने चैनल्स पर टीआरपी, सस्ती टीआरपी बटोरने के लिए इसको हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं, जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में पनपी हुई खाई को और ज्यादा चौड़ा करना वो चाहते हैं। यही वजह है लगातार वो जहर उगल रहे हैं और इस पहलगाम हमले को भारत पर हमला न बताकर बल्कि लगातार इसके जरिए वो हिंदू और मुसलमान दो मजहबों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। और इसके नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि अलग अलग जगहों पर कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे उनकी पहचान पूछकर उनको मारा जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आती हैं जो बेहद दर्दनाक है, अफसोसनाक है और कई तरह के सवाल भी पैदा करती हैं। इस सब के बीच जाना तो चाहिए था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर, लेकिन वो कहां गए? वो बिहार गए। बिहार में क्या करते हुए नजर आए? हंसी ठिठोले करते हुए नजर आए, वो आपने देख लिया। उसके बाद कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस सर्वदलीय बैठक से भी वो नदारद रहे। पहले मणिपुर नहीं गए और उसके बाद अब कश्मीर नहीं गए। मणिपुर में भी एक नहीं दो बार राहुल गांधी वहां पर गए थे, वहां पर विस्थापित लोगों से मुलाकात की थी, उनका दर्द जाना था और लगातार उस मसले को उन्होंने यहाँ पर आकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर मंच से उठाया था। और आज भी आप देखिए जो वहां घायल लोग हैं, हालात का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी एक्शन में नजर आए। वो पहले अमेरिका से उल्टे पैरों लौट कर आए, अपना उन्होंने दौरा रद्द किया अमेरिका का, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, सर्वदलीय मीटिंग की, फिर फौरन कश्मीर चले गए, वहां पर जाकर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, एलजी से मुलाकात की, घायलों का उन्होंने हाल जाना और वहां से एक बड़ा मैसेज कश्मीरियों के लिए और देशवासियों के लिए दिया। भले ही सर्वदलीय मीटिंग जो हुई उसमें कई तरह के सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उठाए, क्योंकि वहां पर एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अब से पहले की जो सरकारें हैं वो कैसे ढुलमुल रही हैं, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और उसके बाद जब ये सवाल उठाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जब इसका जवाब दिया जा रहा था तब राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सख्त सवाल उठाए। लेकिन जब वो सामने मीडिया के सामने आए तो वो उन्होंने एक स्वर में ये कहा कि हम
भारत सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं और सरकार जो भी कड़े से कड़े कदम उठाएगी हम उनका साथ देंगे। और आज जब राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे और कश्मीर पहुंचकर जब वो एक्शन में नजर आए तो आप सुनिए उन्होंने कुछ कहा राहुल गांधी ने कश्मीर पहुंचकर। See that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country, and I think it's very important that all of us stand together, stand united and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. सर एक सवाल है, Sorry. सर एक सवाल है कि आतंक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। 1 second. ये किस टाइप की? I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. दोनों ही बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने ये कहा कि कैसे जो कश्मीरी उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनको अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। वो आवाज उन्होंने उठाई, कश्मीर में जाकर कश्मीरियों का वो साथ देते हुए नजर आए, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें कश्मीरी कसूरवार नहीं है। और लगातार आप ये देख रहे हैं कि इतनी कड़ी निंदा तो शायद ही किसी ने की हो जितनी मजम्मत, जितनी निंदा जो है वो कश्मीर से हमें देखने के लिए मिल रही है। उनका ये कहना है कि ये कत्ल उन लोगों का नहीं बल्कि हमारा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये मानो जैसे इंसानियत का कत्ल किया गया है, कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। लगातार वहां प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार वहां से जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि कैसे एक टूरिस्ट गाइड ने 11 लोगों की जान बचाई, नजाकत उनका नाम है। और ये बात किसने बताई है? खुद बीजेपी के युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से बताया गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि नजाकत भाई को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, उनके एहसान को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हम सबकी 11 लोग थे जिनकी उन्होंने जान बचाई। आपने वो भी देखा, वो घुड़सवार जो घोड़े वाला जिसने अपनी जान पर खेल कर यानी कि उसने अपनी जान गंवा दी, शहादत दी और लोगों की उसने जान बचाई। और इसी तरह की तमाम कहानियां आपको सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग जिनको ये मौका चाहिए, वो हिंदुत्ववादी संगठन जो लगातार देश में एक पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो लगातार मजहब के नाम पर लोगों को ना सिर्फ बांटते हैं, हेट स्पीच देते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका मिल गया है और लगातार इसी तरह की वो तमाम तरह की इसी तरह की हेट स्पीच ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि बाकायदा तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए और ये बताने की जरूरत है कि ये भारत पर हमला हुआ था। भारत पर हमला यानी कि 140 करोड़ लोगों पर यह हमला था जिसमें 27 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। ऐसी दुख की घड़ी में, इस तरह की घड़ी में सबको एक साथ मिलकर एकजुट होना है, ना कि अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना है, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ आकर खड़ा हो जाना है। क्योंकि जो टेररिस्ट थे उनका मजहब और इन लोगों का मजहब सेम है, इसलिए आप क्या ये कह सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे? ये बड़े सवाल हैं जो उठना लाजमी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि आखिरकार विपक्ष ने सरकार को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि उनसे चूक हुई है। कल किरण रिजिजू जब सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर निकल कर आए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार से चूक हुई है और सरकार की इस चूक का नतीजा क्या हमने देखा, 27 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वहां पर कोई सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे। वहीं निशिकांत दुबे जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीजीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार वो उनकी टाइमलाइन पर चले जाइए, वो जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कलमा याद कर लिया है क्योंकि न जाने कहां पर किस जगह इसकी जरूरत पड़ जाए और मुझे कलमा पढ़ना पड़े। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इसी 10 दिन पहले, इस हमले के 10 दिन पहले वो गुलमर्ग में उसी कश्मीर में, उसी गुलमर्ग में हाई सिक्योरिटी के बीच
अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मना रहे थे, जहां पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी वहां पर लगी हुई थी। तमाम जो हुज हू हैं वो उस पार्टी का हिस्सा थे। तो आप अमित शाह जाते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्वॉय होता है, कोई और बड़ा लीडर जाता है तो आप देखिए सिक्योरिटी के ऐसे चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। उनके प्राइवेट फंक्शन के लिए, निशिकांत दुबे के प्राइवेट फंक्शन के लिए वहां पर सिक्योरिटी होती है, टाइट सिक्योरिटी, चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। लेकिन आम शहरी जो अपने टैक्स का पैसा देता है और जिसके बलबूते इन लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, नेताओं को, उनके साथ क्या हो रहा है कि उनकी सिक्योरिटी में एक वहां पर सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस बल या फिर सेना का कोई भी जवान वहां पर मौजूद नहीं था। और ये बात सब लोग जितने भी विक्टिम है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो इस बात को लगातार उठा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सीधे चलती हूं मैं अपने मेहमानों के पास। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप सिद्धार्थ जी को देख सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये तस्वीरें देश भर से आज आई हैं। लोगों ने तब देखा कि जब वक्फ कानून पास किया गया तब मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन जब जब देश पर आफत आई है, जब जब देश मुश्किल में आकर खड़ा हुआ है, मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति के सबूत इसी तरह से दिए हैं, क्योंकि उनसे उनकी देशभक्ति के सबूत हर कुछ दिन के बाद मांगे जाते हैं और उनको इसके नाम पर टारगेट भी किया जाता है। आज देखिए कि वो नमाज पढ़ने के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, हैदराबाद की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी ने, यहाँ उखला की बात करें, कश्मीर की बात करें, हर जगह से ये कहा गया है कि टेररिज्म को, आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर यह कहा गया कि हर घर से यही आवाज निकलेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। एक भी शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और दूसरा, राहुल गांधी और निशिकांत दुबे से जो जुड़ी खबर है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका पहला कमेंट। जी, बुशरा जी, देखिए, हर आदमी जानता है कि इंसान पहले इंसान होता है, फिर हिंदू या मुसलमान होता है। किसी को भी अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसको खून की जरूरत है तो वो इस चीज को जानता है कि जब एक्सीडेंट होता है और उसको खून की जरूरत होती है तो उस खून का न तो जात देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, उसको खून चढ़ाया जाता है। तो कुछ अपवादों को छोड़ दें जो इंसान के रूप में हैवान हैं, तो आप ये देखते हैं कि हर आदमी ये जानता है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इसीलिए इस देश के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जैसे ही वो इस देश के नागरिक बन गए तो उसके बाद वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का हर नागरिक भारत के प्रति उसकी एक भारत के प्रति उसका एक गर्व है और उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उससे सवाल कोई नहीं पूछ सकता। अब जो पूछ रहे हैं वो अपवाद में है और उनको शायद दूसरे कोई काम नहीं होंगे, लेकिन इस चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सब आदमी जानते हैं कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। मुख्य बात यह है कि पहलगाम में जो हुआ वो घटना घटी क्यों, उसको मैं एक बहुत आसान मिसाल से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं किसी बैंक का मैनेजर हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपने बैंक का अगर मैनेजर हूं तो बाहर एक बंदूकधारी दरबान को मैं रखूंगा बैंक की सुरक्षा के लिए। अब एक दिन बैंक में मेरे रिश्तेदार, मेरे साले साहब आ जाते हैं मुझसे मिलने। वो मिलने के बाद जब वापस उनको जाना होता है तो मैं अपने दरबान को कहता हूं, देखो भैया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको अपने घर तक मेरी गाड़ी में छोड़ आओ। अब बताइए कि अगर दरबान मेरे साले साहब को छोड़ने चला गया, उस समय अगर बैंक में डाका पड़ गया तो जिम्मेदार कौन? क्या वो दरबान जिम्मेदार है जो वहां पर था ही नहीं? क्या मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार हैं जिनको वो दरबान लेके गया, या मैनेजर के नाते मैं जिम्मेदार हूं? सबसे बड़ी बात यह है कि सब जानते हैं कि परसों जहां पहलगाम में हमला हुआ था वहां सैकड़ों हजारों सैलानियों के बीच में दर्जन भर पुलिस भी नहीं थी। और 10 दिन पहले इसी क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं निशिकांत दुबे जी, जो सुबह से शाम तक भारतीय न्याय व्यवस्था को कोसते रहते हैं, वो उसी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सिक्योरिटी में कश्मीर के गुलमर्ग नाम के स्थान पर खैबर नाम का एक जगह है, होटल है, वो खैबर नाम भी है पाकिस्तान का। तो खैबर नाम के जगह पर अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। उसमें सारे वीआईपी थे।
व्यक्तिगत कार्यक्रम में सरकारी सुरक्षा लिए हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि निशिकांत दुबे जी अपनी 25वीं सालगिरह अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं मना रहे थे। ये तो वही जवाब देंगे, वो पाकिस्तानी नाम के खैबर नाम के होटल में गुलमर्ग में क्यों मना रहे थे। और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, कल जैसे ही केंद्र सरकार ने कह दिया, उसने मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को अब बताना पड़ेगा कि आप सजा तो बाद में दोगे, सजा जिसने दी, जिसने ये घृणित कार्य किया है, उसको आप सजा तो देंगे शिनाख्त करने के बाद। लेकिन कुछ लोगों की सुरक्षा चूक में तो आपने खुद शिनाख्त कर ली है। तो आप जैसे ही खुद आपने शिनाख्त कर ली है कि चूक किसकी हुई, तो ये बताइए कि क्या भारत के प्रधान जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, या शाह जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा को डुबाने वाले अजीत जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। बैंक में डाका पड़ गया और मैंने मैनेजर के नाते अपने दरबान को बाहर भेज दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी मैनेजर की हुई या नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने कल मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो यह चूक किसकी जिम्मेदारी थी? प्रधान जी की जिम्मेदारी थी, शाह जी की जिम्मेदारी थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा को डुबाने वाले अजीत जी की जिम्मेदारी थी? उनमें से किसी ने भी तो अभी तक आगे आके नहीं कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरी बात यह है कि इस तरह की घटना जब घटती है तो आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, मतलब भारत, जो बहुत अच्छा लगा कि सर्वदलीय बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कह दिया, बाकी सभी दलों के नेताओं ने कहा कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाएगी उसका हम समर्थन करते हैं। तो अब भारत सरकार को यह बताना है कि सबसे पहले तो वो कदम उठाए जिनका खुद उसने शिनाख्त कर लिया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। तो जिसने ये सुरक्षा की चूक की उसको आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने पद से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद भारत को जिन जिन लोगों ने जिस तरह का घृणित काम किया है, इसमें कुछ लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने गोली चलाई, इनके कुछ आका भी होंगे जिन्होंने गोली चलवाई। वो आका भारत में भी हो सकते हैं, भारत के बाहर भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं। अब भारत ने जब कहा है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और ये आतंक जिसने मचाया उसको हम सजा देंगे, तो अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को स्पष्ट करे कि इसके पीछे किसका हाथ था। क्योंकि इसी तरह की घटना जब 25 साल पहले कारगिल में पाकिस्तान की सेना घुसी थी, उस समय भारत में भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तुरंत इस चीज को बाहर कर दिया। उस समय पाकिस्तान सेना के जो जनरल मुशर्रफ थे, उनके फोन कॉल को टैप करके उसको सार्वजनिक कर दिया कि देखिए ये पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी है। और जैसे ही भारत ने उस चीज को सार्वजनिक किया, उस समय से पहले भारत के प्रति विदेशों की जो संवेदना थी, वो संवेदना समर्थन में बदल गया। आप जब तक इस चीज का प्रमाण नहीं देंगे, तब तक दुनिया भर के देश भी आपके प्रति सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन आपकी सहानुभूति से कुछ नहीं होता है, आपको समर्थन चाहिए। जब आप इन आतंकवादियों को देश या देश से बाहर, हो सकता है इनके आका देश से बाहर हो, देश से बाहर उनको अगर आप पकड़ने जाएंगे तो आपको विदेश का भी तो समर्थन चाहिए, विदेशी सरकारों का भी तो समर्थन चाहिए। वो समर्थन तब मिलेगा जब भारत सरकार खुल के ये बता देगी कि ये जो घटना घटी है, इसको सरंजाम देने वाले आतंकवादी कौन थे, इनके आका कौन थे, वो कहां थे। मेरे ख्याल से वो भारत सरकार को दूसरे कदम पे करना चाहिए। और पहला कदम, जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने माना है कि उनकी सुरक्षा की चूक है, तो जिसने भी ये चूक की है उसको आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए हिम्मत से कि हाँ मेरे कारण ये गलती हुई, मैंने अनदेखी की। क्योंकि आश्चर्य होता है कि एक भारत सरकार का एक क्या कहते हैं सांसद, जो कि सुबह से शाम तक व्यवस्था को कोसते रहता है, वो उसी व्यवस्था के सुरक्षा में अपनी शादी की सालगिरह मनाता है। और इस देश की साधारण जनता, आप पहलगाम में जाती है, हजारों सैलानी पहुंचते हैं और वहां पर एक दर्जन भी पुलिस वाली या सेना नहीं रहती है। इसका मतलब ही है कि आपने, भारत सरकार ने सुरक्षा को सैलानियों के बदले अपने सांसदों के ऊपर लगा के रखा था। तो आप अगर अपने सांसदों को तो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिकों की सुरक्षा कब देंगे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज पर की गंभीरता को सब लोग समझें और भारत सरकार से ये उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि क्योंकि अब आप खुद मान लिए हैं कि आपसे कहीं चूक हुई है,
तो इस चूक का जिम्मेदार कौन है? उसको सजा तो दी जाए। सजा तो बात की बात है, तो कम से कम आगे आके कहे तो कि मुझसे चूक हुई है और मैं ये काम छोड़ रहा हूं आज से। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल अब पूरे तरीके से उठ रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है निशिकांत दुबे की अगर हम बात करें तो वो कोई जवाब इस पर देते हुए नज़र आएँगे, वो तो करेंगे नहीं बल्कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उन्हीं को ट्रोल करते हुए वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं। वो भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें जो हम फिलहाल देख रहे हैं ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण आज के इस माहौल में हो जाती हैं जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर तमाम बाजार को बंद करके बंद की कॉल देकर न सिर्फ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं या जहां पर मुस्लिम जो मार्केट्स हैं वहां पर मुसलमानों की दुकानें ज्यादा तादाद में हैं, वहां सब जगह पर बंद की कॉल दी गई है। हैदराबाद में भी दी गई है, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किए गए हैं। तमाम जगहों पर काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने ये संदेश दिया है कि आप भले ही कुछ लोग हमारे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश या जुर्रत कर रहे हो, लेकिन हम अपने देश के लिए आखिरी सांस तक खड़े हुए हैं और ये तस्वीर के हर घर से निकलेगी एक ही आवाज के आतंकवाद का हो विनाश। ये आप देख सकते हैं तख्ती जो है वो हाथ में लिए हुए हैं। इस सब के बीच अमरीश जी, राहुल गांधी पहुंच गए हैं कश्मीर। जाना तो चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उनके लिए चुनाव जरूरी है। यही वजह है कि जब उनको सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होना चाहिए था और विपक्ष ने ये सवाल उठाया भी, लेकिन वो थे बिहार में और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई किस तरह से वो अंग्रेजी में एकदम से अपनी बात को कहने लगे, वो वहां से बिहार की सॉइल से वो मैसेज दे रहे थे। इंडियन सॉइल ने नहीं उन्होंने कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में चुनाव है। मणिपुर भी राहुल गांधी जाते हैं, दो बार जाते हैं, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए अभी तक। और कश्मीर भी सबसे पहले राहुल गांधी वहां पर गए हैं और सबसे उन्होंने मुलाकात की है, कश्मीरियों के लिए भी वहां से मैसेज दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस सब को? और निशिकांत दुबे की भी मैं बात करूंगी, इस सब पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि इस घटना ने जिस तरीके से भारत सरकार को, जो मौजूदा भारत सरकार है, उसको जिस तरह से एक्सपोज किया है वो अप्रत्याशित है। दूसरी बात, जिस तरह से जो मुस्लिम समाज के लोग निकल के आए हैं इस घटना के कंडेमनेशन में ही नहीं, बल्कि इस घटना के पूरे जो उसका एक इकोसिस्टम है और जो ये कोशिश कर रहा है कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम मोड़ दिया जाए, उसके खिलाफ जो निकल के आए हैं। और मैं एक चीज आपको और बता दूं मिश्रा जी, कि मुस्लिम तो बाहर निकले ही हैं, हिंदू भी बाहर निकले। आप इलाहाबाद में देखिए तो कई जो इलाहाबाद में प्रदर्शन निकले हैं उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ निकले हैं, उसमें कुछ हिंदू साधु भी हैं। और इस तरह के प्रदर्शन मिर्जापुर में, बांदा में, ऐसी जगहों पर भी दिखाई पड़े। इसका मतलब यह है कि एक कोशिश हुई है, और ये कोशिश आप ये सोचिए कि ऊपर से हुई होगी तो ये तो असंभव है, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो तो ये कोशिश होने नहीं देगी कि हिंदू साधु और मुस्लिम एक साथ जुलूस में निकले, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते हुए आतंकवाद के खिलाफ। तो ये चीज समाज ने की, ये चीज सिविल सोसाइटी ने अपने बल पे की, और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मुझे अभी भी याद है 2004 में भी एक कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेके भी हिंदू मुस्लिम एक साथ सड़क पे निकले थे। ऐसे 2008-2009 में भी 26/11 के बाद हुई थी। मुझे जब हेमंत करकरे शहीद हुए थे, उसके बाद जो उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन था, उसमें भी हमको दिखाई पड़ा था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले मिलके रो रहे हैं। और ये एक चीज और आपको बता दें कि 26/11 जो घटना हुई थी, जिसको पोलिटिसाइज करने की बहुत कोशिश हुई, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद वहां पर गए थे, जबकि वहां पर जाना किसी को अलाउड नहीं था। वो खुद वहां पर गए, वो उन्होंने बाकायदा इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन पूरी कोशिश बीजेपी की थी। और उस समय जो दौर था 2008 में, उसी के पहले बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, फिर इंडियन मुजाहिदीन वाले केसेस हुए थे, पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि देश टूट जाएगा, या पूरा बीजेपी ने ऐसा बना दिया था कि आप बीजेपी, क्योंकि 2009 में चुनाव थे, तो 2009 में बीजेपी का सत्ता में आना तय है और लालकृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो उस समय विपक्ष के नेता थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 26/11 के बाद, खासतौर पे हेमंत करकरे की शहादत के बाद,
हिंदू मुस्लिम एक हुए, और उसके बाद देखिए जो चुनाव हुए कई जगह, दिल्ली में, राजस्थान में और बाकी जगह, फिर केंद्र के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की 206 सीटें आ गई, पहले 145 आई 2004। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए जो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं इनको ये रीड नहीं कर पाते, मतलब ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं ये रीड नहीं कर पाते हैं कि कैसे जो भारत का ताना बाना है। और ये आप एनआरसी में भी देखिए, ये आप वक्फ में भी देखिए, यहाँ का जो ताना बाना है उसमें जो मुस्लिम्स को अटैक किया जाता है तो हिंदू आ जाता है, हिंदू को अटैक किया जाता है तो मुस्लिम आ जाता है, और अपने आप ये चीज सामने आती है। भाई आप ये बताइए कि जो उस दिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, एक भी नहीं था। अब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि सरकार को इस चीज पे जो उसने कहा चूक हो गई, सरकार को ये मजबूर करके विपक्ष को कहलवाना चाहिए, आज नहीं तो कल। आज मैं समझ रहा हूं कि आज माहौल ऐसा है कि भाई हम सरकार के साथ हैं, हम लोग सब सरकार के साथ हैं, सरकार इस पे कुछ करे, कुछ प्रूफ प्रूफ लाए। अगर पाकिस्तान प्रूफ मांग रहा है तो प्रूफ उसके मुंह पे पटके और कहे कि देखो तुमने ये किया है, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों के साथ इस देश की जनता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इन्होंने माना कि हमसे चूक हुई और उस चूक को कुछ दिखा नहीं पाए, या वो जो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं उनका हम पर्दाफाश करेंगे, उनको हम देयर बैकर्स, उन्होंने कहा कि उनके जो बैकर्स हैं उनको हम सजा देंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो बैकर्स को अगर सजा आप देंगे तो बैकर्स के बारे में आप प्रूफ लाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। इस बात पे अगर विपक्ष आने वाले दिनों में, क्योंकि ठीक है अभी 3-4 दिन ये माहौल चलेगा कि अभी जो हम सब जी सरकार के साथ है और हम लोग, लेकिन उसके बाद तो तुरंत ये स्थिति बनेगी कि अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या होगा। तब तो आपको विपक्ष को इस बात पे घेरना होगा, क्योंकि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जनता इस समय उद्वेलित है। अगर इसको सही तरीके से उठा के अगर विपक्ष सामने आ जाए तो मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ा एक बैकलैश इस समय बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में है, ग्रास रूट लेवल पे है, गांव गांव। तो ये देखिए, ये मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया। जी जी बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ और सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊंगी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी अभी जिनके जवाब सरकार को देना बाकी है, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस सब में जिम्मेदारी किसकी तय हो रही है। ये चूक तो हुई, ये आपने मान लिया, लेकिन आप ये तो बताएंगे ना कि किसकी जिम्मेदारी थी। और जिम्मेदारी जब आप तय करेंगे तो क्या फिर आप किसी के इस्तीफे नहीं होंगे। हमें ये हमने देखा है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यूपीए के दौर में हमने देखा था शिवराज सिंह पाटिल जो है उन्होंने एक बार ही कपड़े बदले थे और कैसे उनको इस्तीफा देना पड़ा था वो हमने 26/11 के बाद देखा था। जिम्मेदारियां पहले तय हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की जैसे मानो जिम्मेदारी ही नहीं है। गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं है। रक्षा मंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं है। कोई तो जिम्मेदारी लेकर ये कहेगा कि हाँ हमसे चूक हुई, ये आपने एक्सेप्ट किया दबे अल्फाज में विपक्ष के प्रेशर के बाद। लेकिन अब आप ये तो बताएंगे कि फिर आप किसका इस्तीफा हो रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। 27 लोगों की, बेकसूर लोगों की जो अपनी खुशियां मनाने के लिए वहां पर गए थे अपनों के साथ, उनका उनका जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए बदल गई। किसी ने अपने बेटे को खोया है, पति को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, और उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है इसी को ढाल बनाकर देश में अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और इस हद तक फैला रहे हैं जो कश्मीरी छात्र हैं जो पढ़ने के लिए बाहर गए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये उनसे पूछा जाए कि इससे हासिल क्या होगा। अगर आप कश्मीरी छात्रों को मार रहे हैं या उनको निशाना बना रहे हैं या मुसलमानों को बना रहे हैं, उनकी दुकानों को बना रहे हैं, इससे क्या उन लोगों की जानें वापस आ जाएंगी, या फिर जो आतंकी हैं वो थरथरा कर जो है क्या वो सामने निकल कर आ जाएंगे। क्या इससे बदला पूरा हो जाएगा। ये तो वो सवाल है जो उठने लाजमी है। इससे पहले मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊं, मैं एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने जब वो कश्मीर पहुंचे हैं तब उन्होंने क्या कहा है, उनको सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए आप एक बार फिर से राहुल गांधी ने क्या कहा कश्मीर पहुंचकर।
तो अगर हम सुना पाए तो मैं चाहूंगी कि टीम से कि वो दिखाएं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। अगर देर है तो सिद्धार्थ जी फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है सिद्धार्थ जी कि चूक हुई ये तो मान लिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय की गई है ये तो अभी भी सवाल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। जी मैं आपके पास देखिए आ रही हूँ इस सवाल के साथ। जी सिद्धार्थ जी आ रही हूँ, मैं एक बार फिर से सुनवा दूं जरा राहुल गांधी की बात। जी See that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. सर एक Oh, yeah. सवाल है Sorry. सर एक सवाल है कि one आतंक second. की कोई जाति One- नहीं one होती, कोई second. धर्म नहीं One होता। second. ये किस टाइप की I जाति came है? here. किस टाइप का I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. तो आपने सुन लिया राहुल गांधी को, और उन्होंने जहां एक तरफ ब्रदरहुड और यूनिटी की बात की है और कहा है कि कश्मीरी बहन भाइयों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के साथ फुल सपोर्ट की उन्होंने बात की है। आप ये देखिए कि हमेशा राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाती रही है, हर दूसरे मुद्दे पर उनको निशाना बनाया जाता है। अभी अमेरिका ही गए थे तब भी आप ये देखिए उनको निशाना बनाया गया, देशद्रोही तो उनको हर दूसरे दिन कहा ही जाता है, वो बाहरी ताकतों से मिले हुए हैं ये भी हमेशा कहा जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस मुश्किल घड़ी में बिना कोई वो सवाल किए जो उनको करने चाहिए वो उठा रहे हैं, लेकिन जब देश के सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है पूरी दुनिया देख रही है अभी फिलहाल, तो वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई इस तरह की उन्होंने बात नहीं की है। सवाल यही है कि क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी कर पाती, क्योंकि अभी भी लगातार कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं जी जो कुछ हुआ है उसके लिए, और अपनी सरकार पर सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है। सिद्धार्थ जी, किसकी किसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या किसी का इस्तीफा होगा या फिर इस सरकार में नहीं होता? विपक्ष के प्रेशर के बाद ये तो मान लिया चूक हुई, लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, इसके बाद तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, एक तरफ तो विपक्ष के नेता, भारत के संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहां घटना हुई है वहां पर वो जा रहे हैं। पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक में सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधान जी अभी तक कश्मीर में नहीं पहुंचे हैं, और उल्टे वो बिहार अगर पहुंच गए तो लोगों के जहन में तो ये चीज अच्छे से, ये मैसेज तो अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी बात ये कि सरकार अगर चूक मान रही है, लेकिन चूक जिसकी हुई है वो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेके आगे नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी बार एक नहीं, ये दूसरी बार भारत सरकार गलती कर रही है और लोगों के नजर में कमजोर सिद्ध हो रही है। अभी आपके कार्यक्रम में डीबी लाइव में नीचे एक टिकर चल रहा था कि भारत ने जो जो पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए हैं उसकी जानकारी भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक पत्र लिख के दे दी है। ये आप ही का अभी टिकर चल रहा था। वो टिकर देखते ही मैंने देखा कि आप भारत ने अगर पाकिस्तान पर कुछ आधिकारिक पत्र लिखा है तो पाकिस्तान की भी तो कोई ना कोई उसके प्रति एक प्रतिक्रिया आएगी। तो बहुत आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है। आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया यह है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बाद में चाहे तो इसको डेक्कन हेराल्ड के साइट पे जाके देख लीजिएगा। ये मूलतः ये बता रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी ये कह रहे हैं, उनको पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, पाकिस्तान सरकार। उसके जवाब में वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम, मतलब पाकिस्तान, पिछले 30 सालों से गोरे देशों की गंदे काम हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब इस विषय में बच बचा के इसकी पूरी की पूरी, इसका जो ब्लेम है ये दूसरे के सर पे डालने की तैयारी कर लिया है। एक बहुत गंभीर बात बताता हूं, सुन लीजिएगा। 2001 में जिस समय दुनिया भर का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका पे हुआ, तो अमेरिका पर जब हमला हो गया तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को नहीं मारा, उसने खोजा और खोज के वो जहां थे अफगानिस्तान तक में खोज के मारा। तो होता यह है कि आतंकवादी घटना जब घटती है, भारत में भी जब कंदहार का हाईजैक हुआ था
तो उस समय कंधार हाईजैक में जो व्यक्ति गए थे उसमें से एक हाफिज सईद, वो 2008 में मुंबई हमले का भी जिम्मेदार बन गया, वो भी आज इस देश में नहीं है। तो आपको जब कभी बदला लेना होता है किसी से, तो दुनिया के दूसरे देशों में भी रह सकता है, और अगर वो व्यक्ति दूसरे देश में है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को नहीं मिल रहा है कि 2008 के बंबई बम हमले में अमेरिकी नागरिक एक है, जॉर्ज हेडली नाम का, हेडली नाम का आदमी है वो, जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। वो हेडली नाम का आदमी आज अमेरिका में बंद है। भारत अमेरिका से उस व्यक्ति की मांग कर रहा है, लेकिन सजा देने के लिए अमेरिका उसको छोड़ नहीं रहा है। ये कह रहा है कि वो मेरा अमेरिकी नागरिक है, इसीलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की घटना जब आतंकवादी घटना घटती है, इससे पहले के भी इसमें मैंने उदाहरण मिसाल दे दिए कि ये घटनाएं क्योंकि वैश्विक स्तर पे घट जाती हैं, इसको सरंजाम देने वाले एक जगह करके दूसरे जगह चले जाते हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग की, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संवेदना काफी नहीं होती, आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए होता है, और समर्थन तब मिलता है जब आप प्रमाण देते हैं। अमेरिका ने प्रमाण दिया यूनाइटेड नेशन में कि उसके ऊपर जो हवाई हमले हुए थे, वो आतंकवादी हमले हुए थे, वो फलाने फलाने लोगों ने अफगानिस्तान से किए थे, इसलिए दुनिया भर की सेना के साथ अफगानिस्तान पर जाके हमला किया गया और जिसने भी किया था उसको मारा गया। तो आज भारत की स्थिति यह है कि इस भारत को प्रमाण देना बहुत जरूरी है। करीब करीब अब 3 दिन होने को आ गए। इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कौन थे, उनके आका कौन थे, इन सब चीजों का अगर प्रमाण नहीं देंगे तो पाकिस्तान अभी 48 घंटा भी नहीं हुआ है और बच के भागने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो आतंकवाद का समर्थन करता हूं वो मैं कहां कर रहा हूं, वो तो मैं गोरे देशों के लिए 30 साल से उनका गंदा काम मैं कर रहा हूं। इसका मतलब तो वो अब दूसरे लोगों को भी इस रास्ते में फैलाना चाह रहा है। तो इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि दुनिया, ये कूटनीतिक चाल होती है। कूटनीतिक चाल में ये अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि भारत सरकार के ही सुपुत्र आईसीसी नाम की संस्था, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके वो चेयरमैन है, अभी तक हमने नहीं सुना कि आईसीसी के चेयरमैन ने कहा हो कि हम पाकिस्तान को क्रिकेट, आईसीसी का क्रिकेट खेलने नहीं देंगे। मतलब जहां आप चोट पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को, वहां पर तो आप पहुंचा नहीं रहे हैं। जहां आपकी चलती है वहां आप चला नहीं रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट से, मुंद्रा करके एक पोर्ट है भारत में, गुजरात में, वहां से कराची हर साल 60,000 करोड़ रुपए का कपड़ा, 60,000 करोड़ रुपए का कपड़ा, दवा और चीनी, शक्कर, ये तीनों पाकिस्तान भारत से जा रहा है। उसको तो आपने रोका नहीं। आपने अटारी बॉर्डर तो रोकने की बात कर दी, लेकिन पाकिस्तान को जहां से भारत से सामान जाता है उसको आपने रोकने की बात नहीं की। इसीलिए इसका मतलब अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत की जनता धीरे धीरे समझ गई है कि सरकार नाम की इकाई, जो जो ये सब आपके कार्यक्रम में प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, और जो मिश्रा जी ने कहा कि इलाहाबाद में साधु संत भी इस तरह के प्रदर्शन में, शांति मार्च में शामिल हुए हैं, इसका मतलब यह है कि भारत की जनता धीरे धीरे समझ गई है कि सरकार नाम की इकाई से संस्कार नहीं मांगा जाता है, सुरक्षा मांगी जाती है। संस्कार मांगने के लिए आपके घर में भगवत गीता आपके घर में ही संस्कार दे देती है, या आपके धर्मगुरु होते हैं शंकराचार्य जी आपके संप्रदाय के, वो आपको संस्कार दे देंगे। संस्कार देने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है, सरकार से सुरक्षा मांगी जाती है। सरकार से अगर संस्कार मांगने जाएंगे तो सरकार उपदेश देना तो शुरू करेगी, लेकिन आपकी सुरक्षा किसी दूसरे अपने व्यक्ति को दे देगी, दुबे जी जैसे लोगों को। और जो सामान्य नागरिक है वो इस गलतफहमी में कश्मीर पहुंच जाएगा कि 370 तो खत्म हो गया, कश्मीर में स्वर्ग उतर गया है, सब कुछ शांत हो गया है। मुझे बताइए, ये जो 2000 सैलानी वहां पहुंचे, कहीं ना कहीं वो इसलिए पहुंचे ना कि कश्मीर में शांति है, ऐसा उनको भरोसा दिया गया। तो आपने तो लोगों को यह भरोसा दिलवा दिया कि वहां पर शांति है, और वो जगह, उस जगह पर आतंकवादी आके हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले भी आप भारत की जनता के साथ, भारत की सरकार जो यहाँ पर चूक नहीं है उनके साथ आप उनको सही सूचना नहीं दे रहे थे। ये केवल सुरक्षा चूक नहीं है, ये नैरेटिव की भी चूक है। जो चीज है नहीं वो आप परोसने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बेचारे नागरिक हैं, उनको क्या लगेगा कि हाँ भारत सरकार अगर बोल रही है कि कश्मीर में शांति आ गई है 370 के बाद, तो हम लोग चलते हैं, कश्मीर जी। तो धरती का स्वर्ग है, फिल्मों में हम देखते हैं कश्मीर को, चलते हैं वहां पर सैलानी बन के। अब सैलानी बन के वहां जो पहुंचे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ सुरक्षा की चूक नहीं है, भारत सरकार की नीतियों की भी चूक है कि एक ऐसी जगह पर जहां पर शांति वो स्थापित नहीं कर पा रहे थे, उसको शांत अगर आप घोषित कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है ना कि आप कहिएगा कि कहीं पे हंगामा हो रहा है, लोगों को कहिए जाओ जाओ वहां पे बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा मजा आएगा। अब वहां हंगामे में आप अगर किसी को गलती से आपकी बात सुन के चला गया, तो वहां पर तो लाठी पत्थर चल रहे होंगे। ऐसे भी साधारण नियम है कि भीड़ भाड़ जहां होती है, हम अपने घर के बच्चों को भी अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, हम बोल देते हैं अरे भैया देखना वहां स्टेडियम में बहुत भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा सा मतलब होश हवास संभाल के जाओ, जाने की क्या जरूरत है, टीवी पर ही मैच देख लो ना, इतना हल्ला हंगामा होगा वहां पर, इतनी भीड़ होगी, क्यों जाना जरूरी है क्या? तो उल्टा जनता जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, वहां अपने घर के बच्चों को कहते हैं वहां मत जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर भारत की एक सरकार है जो कि खुद हमारी माए बाप है, वो हमें ऐसी जगह भेजने की बात कर रही है जहां पर कि वो खुद सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसका मतलब यहाँ पर केवल सुरक्षा की चूक नहीं है, यहाँ पर आपने लोगों के अंदर एक जानबूझ के गलतफहमी भी फैलाई, जो चीज है नहीं वो बताई। इसका मतलब ही है मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत में तो जनता बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा मैंने कहा आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं, भारत की जनता एक होके इस तरह के कायराना हरकत के खिलाफ खड़ी है। वो अब ये भी मांग रही है कि इस तरह की हरकत होने में जो सुरक्षा चूक हुई, सबसे पहले जिसने चूक हुई वो तो अपना ही बंदा है, जिससे चूक हुई वो तो अपना ही हिंदुस्तानी है, वो तो हमारी ही सरकार का अंग है। कम से कम वो सजा तो दूर की बात है, वो आगे आके कहे तो सही कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। सजा तो बहुत बाद की बात है, बिल्कुल। और सजा में फिर से मैं ध्यान में दिला दूं, 2001 का भी अमेरिका में जब इस तरह का हमला हुआ था, अमेरिका ने भी पूरे दुनिया का समर्थन और सहयोग लिया था। संवेदना काफी नहीं होती, और समर्थन और सहयोग लेने के लिए आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं, तभी दुनिया के दूसरे देश हमारा समर्थन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ का ऑडियो कॉल सबूत के रूप में जब सार्वजनिक किया, तभी जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस को यह भरोसा हुआ कि हाँ भारत के साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने नवाज शरीफ को तलब करके उनको कहा कि अपने लोगों को वापस बुलाओ। तो इस तरह की ये बहुत जी। कूटनीति बहुत गंभीर चीज होती है। इसको व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए किसी को भला बुरा कह के आप कूटनीति देश की नहीं चला सकते। मैं आशा करता हूं कि इस घटना के बाद कम से कम भारत की सरकार और बीजेपी का इकोसिस्टम थोड़ा सा इस विषय की गंभीरता को समझेगा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देश नहीं चलते हैं। देश चलते हैं जब आपके देश के लोग सुरक्षित होते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सरकार से सुरक्षा मांगनी है, संस्कार नहीं मांगने हैं, क्योंकि संस्कार आपके घर के भगवत गीता में खुद पूजा घर में रखा हुआ है, उसके लिए सरकार की क्या जरूरत है? आपको तो सरकार से सुरक्षा मांगनी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सरकार जो है सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उसकी है। सरकार से आप सुरक्षा मांगिए, कभी कोई अमित शाह को शिव का रूप कह देता है, तो कभी भगवान की उपाधि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी जाती है। तो आप जब किसी को भगवान और ये सब बताने में लगे हुए हैं, वो खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं वो तो इंसान ही है। ये सब चीजें हमने देखी हैं, और उसके बाद ये इस तरह की घटनाएं, और ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है आतंकी घटनाओं की जो इस सरकार के रहते हुए हुई हैं। उरी, पहलगांव और पुलवामा, ये तो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद हमने देखा ये वही सरकार है जिसने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, शहीदों की पिक्चर्स लगा के वोट मांगे थे। पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटर्स से मांगा था खुद प्रधानमंत्री ने। और अभी भी आप ये देखिए कि इलेक्शन बिहार में है तो बिहार में पहुंचकर कड़ा मैसेज दिया जा रहा है। कश्मीर नहीं गए हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं गए हैं। ये सवाल तो पूछ रहे होंगे अमरीश जी वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई ये वक्त नहीं है, आप सरकार को उससे सवाल पूछ रहे हैं, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो विदेशी ताकतें जो हैं वो हमारे देश में आके सब कुछ करें, एकजुट होना चाहिए। एकजुट तो होना ही है, और सब लोग हैं, और बार बार बता रहे हैं, विपक्ष भी साथ में है, देश के तमाम लोग एक साथ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये भरोसा जताया था कि आप जाइए, जो नंबर्स बता रहे थे लाखों में करोड़ों में, जो अमरनाथ यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा तक सबके का क्रेडिट ले रहे थे,
तो जिम्मेदारी तो इसकी भी उन्हें ही लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये कह देना चूक हुई, इससे यहाँ पर ये खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज बहुत ही गंभीर है ये, कि सरकार बिल्कुल भी प्रोएक्टिव इस मुद्दे पे नहीं है। चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है, अभी तक कम से कम बयान आ जाने चाहिए थे या कुछ प्रमाण आ जाने चाहिए थे कि किस तरफ तफ्तीश हो रही है, किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने, नजम सेठी ने टेलीविजन पे कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब कि जो भारत सरकार ने खुद ये स्टेज किया और वो पाकिस्तान को ब्लेम किया। फॉल्स फ्लैग उसको कहते हैं, देश अपने, मतलब कोई भी ऐसा देश है वो खुद ही उस घटना को करता है किसी दूसरे को ब्लेम करने के लिए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, रजम सेठी कॉलिंग द पहलगाम अटैक एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका जवाब भारत सरकार क्यों नहीं दे रही है? भारत इसका जवाब देखिए, जब आप इतना सीरियस चार्ज लगा रहे हैं भारत पे, ये ये इसकी सरकार ने खुद किया, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो पलट के पाकिस्तान को जवाब दे, वो बताए कि ये देखो सबूत है, इस तरीके से तुम्हारे लोग घुसे, हमारी चूक थी कि वहां सुरक्षा कर्मी नहीं थे, और जो कि बहुत ही भयंकर चूक है, और जिसका मेरे ख्याल से जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना होगा, जो इस समय पार्टी सत्ता में है उसको भुगतना होगा। ये चीज भारत के लोग भूलेंगे नहीं। आपको बताएं, शीतल कथालिया एक महिला है जिनके हस्बैंड वहां मार दिए गए, और उनके बेटे ने, और उन्होंने खुद, जो कल सूरत में फ्यूनरल हुआ उसमें जो ये लोग पहुंचे थे बीजेपी के जो मंत्री, उनको उन्होंने इतनी खरी खोटी सुनाई। उनका स्टेटमेंट वायरल है कि समस्या कश्मीरियों में नहीं, या समस्या कश्मीर में नहीं, समस्या सरकार में। अब ये तो देखिए, तो इसलिए जो चूक हुई है और उसके बारे में ये लोग हाफ हार्टेडली बोलेंगे, इसकी इनको सजा मिलेगी। लेकिन उससे बड़ी बात आप बताइए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान कह रहा है, इसका क्या जवाब? मैं आपको बताऊं, वायर में स्टोरी आई थी नवंबर 2024 में, जिसमें ये बात कही गई थी कि एनटीआरओ को लेके, जो नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो सबसे ज्यादा जो इंजीनियरिंग या रिसर्च यूनिट एक तरह से भारतीय इंटेलिजेंस की है, एनटीआरओ को लेके रस्साकशी पीएमओ और होम मिनिस्ट्री में चल रही थी। और ये रस्साकशी कई अपॉइंटमेंट्स में भी हुई है, चाहे रेलवे के अपॉइंटमेंट्स में हो, आरपीएफ का हेड कौन होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का हेड कौन होगा, इसको लेकर रस्साकशी हुई है। तो अब आप ये बताओ कि ये जो पूरी एक जो सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं है कि जो एजेंसीज हमारी अलग अलग है, आईबी है, रॉ है, ये है, इनमें से कोई लोग तो इसमें किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि आपको रूल आउट करना होगा, आपको बताना होगा। देखिए, एक लेटर वायरल है, और वो लेटर हो सकता है कि पाकिस्तान ने वायरल कराया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो लेटर वायरल है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। वो उस लेटर में लिखा है कि इस तरीके से एक भारतीय एजेंसी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जब जेडी वैंस आएंगे तब ये करेंगे, और ये इसलिए कराया जाएगा ताकि इंटेलिजेंस फोर्सेस को और ज्यादा फंडिंग मिले, और भारत की पोजीशन अमेरिका के सामने स्ट्रांग हो, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देखना बिल्कुल ही बंद कर दे। अब ये सारे एलिगेशन, लेकिन सवाल ये है कि इनको आप, अच्छा बीजेपी क्या है, क्लासिक वे में इसको इग्नोर करती है। ये भी नहीं वो करती है कि किसने ये लेटर इशू किया, अगर ये गलत है तो उसको पनिश तो करो। अदरवाइज लोगों के अंदर, और ये घूम रहा है, ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं इस तरीके की चीजें। 26/11 में हमने भी कहा था कि कोई अंदरूनी साजिश है, तो उस समय बहुत नीचे तक बात हो गई थी, लेकिन आज देखिए जब ये बात कही जा रही है तो उसमें बात नीचे तक जा रही है। अब नीचे तक जब जा रही है बात, तो उसको आप नहीं कम्बैट करेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि इस सरकार के जो एक हिंदू माइंडसेट है, जो ये इस सरकार को अपना नेता मानता है, या हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को मानता है, जो भी आप कह लीजिए, वो ये सवाल कर रहा था। वो ये भी देखिए, अब इस गवर्नमेंट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है। अब चलिए, उत्तर प्रदेश का एक हिंदू है बड़ा हिस्सा, वो उसको मान रहा है कि अच्छा हो रही है, तो ये बताओ कि वो ये भी कह रहा है कि ये बताओ कि सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं प्रेसिडेंट रूल लगाते हो बंगाल पे, तुम क्यों नहीं ममता बनर्जी? ऐसा कब तक चलेगा कि तुम अक्यूज करते रहो, तुम माहौल को तनावग्रस्त बनाते रहो, और फिर 2026 में जब बंगाल में चुनाव हो तो तुम याद दिलाओ कि हम तो 2024 से कह रहे थे कि हिंदुओं पे
बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अब जनता स्वीकारने को तैयार नहीं है। यही बात है जो हिंदुत्व के बेस को स्ट्राइक कर रहा है। और इस घटना में भी यही चीज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये चीज सही है, अगर ये लेटर सही है, तो कौन है जो भारत में अंदर तो जयचंद बैठा है यहाँ पर। और दूसरी बात लोग कह रहे हैं अगर ये सही नहीं है तो फिर इसके खिलाफ एक्शन हो, तो भी इस चीज को कर रहा है। और अगर ये पाकिस्तान कर रहा है तो कहो तो पाकिस्तान कर रहा है कि आप इस तरीके के बहकावे में आप मत आइए। दिस गवर्नमेंट है टोटली एब्जॉर्ब इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमसे कोई मतलब ही नहीं। हमने एक वो कर दिया, ऑल पार्टी स्टेटमेंट वो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, उसके बाद हम लग गए बिहार के चुनाव में। हमसे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और जो 27 लोग मारे गए हैं, जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। मतलब आप बताइए, हास्यास्पद बात है। अब कश्मीर की डेमोग्राफी का इससे क्या मतलब? और ये कश्मीर, अच्छा मान लीजिए कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, वहां हिंदू ज्यादा हो जाए, मान लीजिए फर्ज कीजिए, तो वहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि वो तो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, वो डिस्प्यूटेड डेमोग्राफी तो है नहीं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। वो ऐसा है कि जिस पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है, जिसके चलते बड़ा वायलेंस हुआ। तो कश्मीरी मुस्लिम बहुत ज्यादा मारे गए हैं, उसमें हिंदू भी मारे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे। तो चलिए मान लेते हैं कि उसमें वो हिंदू मेजोरिटी हो जाए, तो वहां आतंकवाद नहीं होगा, वहां पर आप उन हिंदुओं को समस्या नहीं देंगे। तो बस ये समस्या का यही हल है कि वहां पर हिंदू बसा दिए तो समस्या हल हो जाएगी। समस्या का अगर हल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से क्यों खोलिए। अगर आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं को होने देते हैं, ये अलाव है तो यहाँ तक, जैसे पुलवामा में हुआ ऐसा, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि उनको संगठित तरह से, लेकिन उन्होंने होने को दिया। अब ऐसे गंभीर चीजें पब्लिक रेल में आ गई हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जी जी बिल्कुल, और ये वाजिब सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन बात यही है कि ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा इन तमाम सवालों का जवाब देगा? और जो तमाम सवाल ये पाकिस्तानी मीडिया और इन सब में भी उठ रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, और हिंदुस्तान को जिस तरह से भी अमरीश जी ने कहा कि उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इस सब का जवाब जाहिर सी बात है सरकार को देना है। यहाँ हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं और लोगों को वो तस्वीर दिखा सकते हैं जो देश भर से उभर कर आ रही हैं, और जो देश भर में गुस्सा है, और जो तमाम लोग जो वहां कश्मीर से लौट कर आए हैं और जिन्होंने अपनों को भी खोया है इस दुख की घड़ी में भी, वो एक भी शख्स को आप ये नहीं देखेंगे कि वो कश्मीरियों को लेकर एक भी कोई बात कह रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि कश्मीरियों ने उनका साथ दिया, लेकिन आप दूसरे लोग जिन्होंने अपनों को नहीं भी खोया है, जिनके जहन में पहले से ही नफरत पनप रही है, वो देखिए कैसे अलग अलग जगहों पर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी बात राहुल गांधी ने भी आज उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका भी, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।